अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? चलें जी, आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को जो है वो शुरू करते हैं। और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और साथ में जो है वो हम ग्लोबल वार्मिंग को भी जो है देख लेंगे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज भी हम जो है वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस भी जो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे, और साथ में जो है वो हम सॉल्यूशंस भी जो है वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें जी, सबसे पहले शुरू करते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पास मैग्नेटोस्फीयर किसे कहते हैं। ठीक है, ताकि हमारे लिए जो है वो कंसेप्ट समझना क्या हो, कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना हमारे पास आसान हो। जैसे कि हम लोगों को पता है कि अर्थ की जो है वो कितनी लेयर्स होती हैं। अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट लेयर को जो है वो हम क्रस्ट कहते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेकंड लेयर को जो है वो हम मेंटल कहते हैं, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसको जो है वो हम कोर कह देते हैं। ये कोर हमारे पास फर्दर जो है वो क्लासीफाई होती है आउटर कोर के अंदर और इनर कोर के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास अर्थ का इंटीरियर है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो इनर कोर है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो अर्थ का आउटर कोर वाला पोर्शन है। ठीक है, इनर कोर जो हमारे पास है अर्थ की, वो हमारे पास आयरन से मिलकर बनी होती है, और ये आपके पास सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, जबकि आउटर कोर जो है वो आपके पास मोल्टन फॉर्म के अंदर होती है, और इसके अंदर जो कंपोजिशन होती है इसकी वो आयरन प्लस निकल होती है। ठीक है, आपके पास जो आउटर कोर है, इस आउटर कोर के अंदर जो आपके पास आयरन और निकल है, ये आपके पास अर्थ के गिर्द जो है वो क्या कर रहे होते हैं, स्पिन कर रहे होते हैं। ठीक है, अर्थ के इंटीरियर के गिर्द जो है वो इसकी क्या हो रही होती है, स्पिनिंग हो रही होती है। ठीक है, अपने एक्सिस के गिर्द अगर कोई चीज, अगर ये हमारे पास एक एक्सिस है, इस एक्सिस के गिर्द जो है वो आपके पास जो भी चीज रोटेट करेगी उसको हम जो है वो स्पिनिंग कहते हैं। ठीक है, एक आपके पास रेवोल्यूशन होता है और एक आपके पास जो है वो रोटेशन होती है। रेवोल्यूशन और रोटेशन में क्या डिफरेंस है? रेवोल्यूशन जो है वो हमेशा किसी दूसरी बॉडी के गिर्द होता है। ठीक है, रिवोल्यूशन हमेशा जो है वो क्या होता है, ऑन अनदर बॉडी। ठीक है, किसी दूसरी बॉडी के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करती है बॉडी। जबकि आपके पास रोटेशन जो होता है वो अपने एक्सिस के गिर्द अगर कोई बॉडी स्पिन कर रही है तो हम उसको जो है वो रोटेशन कहते हैं या स्पिनिंग कहते हैं, स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो आपके पास क्या होता है कि जो हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ का इंटीरियर जो है, ये जो इनर कोर है वो आपके पास किससे मिलकर बना हुआ है, आयरन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और जो आपके पास आउटर कोर है, ये आपके पास जो है वो आयरन प्लस, आउटर कोर किससे बना हुआ है, आयरन प्लस निकल से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर जो आउटर कोर है, इस आउटर कोर के अंदर जो ये मटेरियल आयरन और कोर जो है ये क्या कर रहे होते हैं, स्पिन कर रहे होते हैं। ठीक है, इस स्पिनिंग की वजह से आपके अर्थ के अंदर जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसकी वजह से क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और आप का अर्थ जो है, जो हमारा अर्थ है, वो हमारे पास जो है वो एक मैग्नेट की तरह जो है वो बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, हमारे अर्थ से जो है वो क्या होता है कि एक मैग्नेटिक लाइंस जनरेट होती हैं, जो है वो आउटवर्ड जो है वो मूव कर रही होती हैं। ठीक है, यूं हमारे पास अर्थ के गिर्द जो है वो एक मैग्नेटिक लाइंस जो है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, आपके पास ये लेमैन टर्मिनोलॉजी में ये समझें कि हमारा जो अर्थ है वो कैसे बिहेव करना शुरू कर देता है, एक मैग्नेट की तरह जो है वो बिहेव करना शुरू हो जाता है। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्रोक्सीमेट जो है वो 64,000 किलोमीटर के अंदर एटमॉस्फेयर में जो है वो क्या की जाती है,
अब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है, महसूस की जाती है, फील की जाती है। अब मैग्नेटोस्फीयर हमारे पास कैसे बनता है? जब हमारे पास सन है, सन जो है उसके अंदर जो है वो फ्यूजन रिएक्शन होता है। उस फ्यूजन रिएक्शन की वजह से जो है वो हीट क्या होती है, रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। रेडिएशंस की फॉर्म के अंदर जो है वो आपके पास क्या होती है, हीट रिलीज होती है। जब रेडिएशंस की फॉर्म में हीट रिलीज होती है तो इसी के साथ हमारे पास सन से जो है वो कुछ आइंस भी रिलीज होते हैं जो अर्थ की तरफ मूव करते हैं। इसमें आइंस भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इन आइंस, प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को जो अर्थ की तरफ मूव करते हैं, इनको हम जो है वो सोलर विंड्स कहते हैं। जब आपके पास ये मूव करते हैं और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ या अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ, आप कह दें कि जब आपकी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ जब ये स्ट्राइक करते हैं, जो आपके पास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ जब ये स्ट्राइक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक मैग्नेटो सफियर बनता है, ठीक है। ये आपके पास अर्थ की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है कि एक मैग्नेटोस्फीयर बन जाता है जो पूरे के पूरे अर्थ को जो है वो सराउंड कर लेता है, ठीक है। ये आपके पास सारे का सारा जो है वो कौन सा पोर्शन है, ये आपके पास जो है वो एक मैग्नेटोस्फीयर बन गया जिसने आपके पूरे के पूरे जो है वो अर्थ को क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है, ठीक है। ये मैग्नेटोस्फीयर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही आपके एटमॉस्फेयर को जो है वो बाउंड करके रखता है कि आपकी गैसेस जो है वो रिलीज होकर स्पेस के अंदर ना जाए, ठीक है। इसी मैग्नेटोस्फीयर की वजह से आपके अर्थ के गिर्द जो है वो एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक हम लोगों ने जो कंसेप्ट समझा वो ये है कि आपके पास जब सन से आने वाली सोलर विंड्स कंबाइन होती हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो वो आपके पास क्या बना देती हैं, मैग्नेटो सफियर बना देती, ठीक है। ये मैग्नेटोस्फीयर हम लोग जो है वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन जिनमें गैमा रेडिएशन हैं, गैमा रेज हैं और एक्स रेज हैं, इनको आपका ये मैग्नेटोस्फीयर जो है वो क्या करता है, स्टॉप करता है, ठीक है, रोकता है, जिसको हम जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर देख लेंगे। अभी हम लोग जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ देखते हैं तो हम लोगों को समझ आ जाएगी कि आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज है, ठीक है। देखिए जी, हमारे पास ये सन है, इस सन से आपके पास हाई एनर्जी के ऊपर, हाई एनर्जी एंड लोअर वेवलेंथ के ऊपर जो है वो हीट जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। हाई एनर्जी और लोअर वेवलेंथ के अंदर जो है वो आपके पास हीट रिलीज होती है, किसकी फॉर्म के अंदर, रेडिएशन की फॉर्म के अंदर, ठीक है। और वो रेडिएशन आपकी किस तरफ मूव करती हैं, आपके अर्थ की तरफ मूव करती हैं। इन रेडिएशंस के अंदर आपके पास जो है वो गैमा रेज भी हैं, एक्स रेज भी हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी हैं, साथ में विजिबल रेज भी हैं, ठीक है। जब आपके पास ये रेज अर्थ की तरफ आती हैं तो आपको पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है, जिसमें जो सबसे पहली लेयर जो है वो क्या आपके पास ट्रोपोस्फियर है। जो उसमें सेकंड लेयर है उसको आप जो है वो क्या कह देते हैं, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, ठीक है। इस स्ट्रेटोस्फियर के अंदर आपके पास ओजोन होती है। सन से आने वाली और इसके आप जो है वो एक्सटीरियर के अंदर आपके पास जो है वो कौन सा सफियर है, जिसको आप जो है वो मैग्नेटोस्फियर कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास कौन सा सफियर है, मैग्नेटोस्फियर।
सन से आने वाली जो आपके पास गैमा रेज हैं और एक्स रेज हैं वो आपकी मैग्नेटोस्फीयर के अंदर आकर जो है वो स्ट्राइक करती हैं और जो है वो इनको मैग्नेटोस्फीयर जो है वो स्टॉप कर देता है और अर्थ की सरफेस के ऊपर जो है वो नहीं पहुंचने देता। जब आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को जो है वो अर्थ का स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो रोक देता है, जिसके अंदर ओजोन होती है। हमें पता है कि जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, फिल्टर करती है सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को। ठीक है, पीछे अब हमारे पास जो है वो एक ही रेडिएशन बच गई है जिसको आप जो है वो विजिबल रेस कहते हैं। ये विजिबल रेस जो है ना मैग्नेटोस्फीयर से रुकती हैं और ना स्ट्रेटोस्फीयर से रुकती हैं और सीधा आकर जो है वो आपके अर्थ के साथ जो है वो स्ट्राइक करती हैं और इसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, राइज करता है। अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, राइज करता है। जो है वो हम इस टेम्परेचर के राइज करने की वजह से हम जो है वो ये इस प्लेनेट के ऊपर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगले स्टेप के अंदर देखते हैं कि जब आपके पास विजिबल रेज आई और विजिबल रेज जो है वो आकर अर्थ के साथ उन्होंने स्ट्राइक किया। ये विजिबल रेज आई आकर जो है ये अर्थ के साथ इन्होंने स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद अर्थ का टेम्परेचर क्या हुआ, राइज कर गया। जब अर्थ का टेम्परेचर राइज करता है तो अर्थ जो है वो वापस क्या करती है, हीट को रिलीज करती है। ये अगर स्ट्राइक कर रही है उसके बाद आपके पास अर्थ जो है वो रेडिएशन को क्या कर रही है, रिलीज कर रही है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म के अंदर अर्थ जो है वो इस हीट को रिलीज करती है और ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं ये आपके पास लोअर एनर्जी एंड हायर वेवलेंथ के ऊपर होती है। ठीक है, लेकिन आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो ट्रोपोस्फियर है उस ट्रोपोस्फियर के अंदर आपके पास जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास CO2 है, GHG क्या है आपके पास, ग्रीन हाउस गैसेज है। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो कुछ इंफ्रारेड रेडिएशंस को जो है वो बाउंड बैक कर देती हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं और कुछ रेडिएशन जो है वो यहाँ से निकल जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपके अर्थ प्लेनेट के अंदर जो है वो हीट ट्रैप हो जाती है, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है वो क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। आपके पास सन से रेडिएशंस आ रही हैं, सन से रेडिएशंस आकर जो है विजिबल रेज आपके अर्थ के साथ स्ट्राइक कर रही हैं। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अर्थ के टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से अर्थ जो है वो हीट को इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो रिलीज कर रही है। कुछ रेडिएशंस तो आपके पास पास कर जाती हैं और कुछ रेडिएशन जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनकी वजह से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है और इस प्रोसेस को जो है वो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और जिन गैसेस की वजह से हीट ट्रैप होती है उनको जो है वो हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और भी गैसेस हैं, हेक्सा हाइड्रोकार्बन है बाकी। यहाँ तक जो प्रोसेस है ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना हो, विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज जो आपका अर्थ है प्लेनेट, विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कितना, -19 डिग्री है। ठीक है, तो आपके अर्थ के अंदर जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, विद ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से हमारे पास जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 15 डिग्री है। ठीक है, कितना है हमारे पास, 15 डिग्री। तो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे पास जो है वो अर्थ प्लेनेट के ऊपर क्या करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ तक ये प्रोसेस तो नॉर्मल है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कब बनता है, जब हमारे पास 1750 के अंदर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। रैपिड क्या हुआ,
इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज लगनी शुरू होगी। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज लगनी शुरू होगी, फैक्ट्रीज लगनी शुरू होगी, अर्बनाइजेशन हुई, बहुत ज्यादा शहर बनने शुरू हो गए। उसकी वजह से आपके पास एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनकी परसेंटेज क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जब ये परसेंटेज जो है वो इंक्रीज करेगी तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या होनी शुरू होगी, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो क्या होनी शुरू होगी, स्टॉप होना शुरू होगी। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो ट्रैप होना शुरू होगी, जिसकी वजह से आपकी हीट ट्रैप हुई और अर्थ का टेम्परेचर जो है वो क्या कर गया, राइज कर गया। जब अगर आप लोग पीछे इस डायग्राम में दोबारा देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जब आप लोग इस डायग्राम की तरफ देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि आपके पास, मैं अगर यहाँ से हाईलाइट करूं तो ये जो पोर्शन है ये इसको जो है वो आप क्या कह सकते हैं, ट्रोपोस्फियर कह सकते हैं। ठीक है, जब ट्रोपोस्फियर के अंदर जो है वो गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस की परसेंटेज कम थी, उस कम परसेंटेज की वजह से आपकी जो ग्रीन हाउस, जो इंफ्रारेड रेडिएशन थी, जो आउटबाउंड रेडिएशन थी, कम गैसेस की वजह से ये जो रेडिएशन यहाँ से जो है वो आउटबाउंड रेडिएशन थी, कुछ तो निकल जाती थी और कुछ क्या हो जाती थी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी। ठीक है, जब आपके पास ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज करना शुरू हो गई, जब ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हुई तो आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप होना शुरू हुई और इस वजह से आपका टेम्परेचर जो है वो राइज कर गया, जिसको आप जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर जो है वो ग्लोब का राइज करता है, तो ग्लोब का जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, राइज करता है, उस प्रोसेस को जो है वो हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के हमारे पास कौन कौन से जो है वो काजेज हैं। ठीक है, वो सारे प्रोसेस जिसकी वजह से आपके पास ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो रिलीज हो रही हैं, उनको जो है वो हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज एन आउटकम ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मतलब ये जो है वो ह्यूमन की मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से, इंसान की एक्टिविटीज की वजह, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो है ये आपके पास ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो क्या होता है, प्रोसेस होता है। इसमें सबसे पहला जो काज लिखा हुआ है वो डीफोरेस्टेशन का लिखा हुआ है। ठीक है, डीफोरेस्टेशन का मतलब यह है कि जब आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो ट्रीज की कटिंग करते हैं, उस कटिंग की वजह से आपके पास जो है वो फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं और फॉरेस्ट आपके पास जो है वो कार्बन सिंक के तौर पर जो है वो बिहेव करते हैं, कार्बन सिंक के तौर पर बिहेव करते हैं। इसका क्या मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान आपके पास, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान फॉरेस्ट जो है वो क्या कर रहे होते हैं, CO2 को अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, जब आपके पास ये फॉरेस्ट जो है वो इनकी कटिंग हो जाती है तो आपके पास CO2 रिलीज होकर जो है वो किसके अंदर चली जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है और आपके पास जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर आप इसका काज देखेंगे तो आपके पास जो है वो फॉसिल फ्यूल कंबस्शन है। ठीक है, आपकी गाड़ियों के से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेज जो है, पावर प्लांट्स की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो सारी की सारी जाकर जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में जो है वो एक्यूमुलेट होती हैं, वहां पर जमा होती हैं और इस जमा होने की वजह से आपकी ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है, राइज कर जाती है। जब वो कंसंट्रेशन राइज करती है तो आपके पास जो है वो ज्यादा हीट ट्रैप होती है, जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, सेकंड काज इसका ये है। थर्ड काज ये है कि माइनिंग से रिलेटेड, माइनिंग का मतलब ये होता है कि आप अंडरग्राउंड ड्रिलिंग करके जो है वो फॉसिल फ्यूल को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब आप जो है वो ड्रिलिंग करते हैं अर्थ के इंटीरियर की तरफ और वहां से जो है वो पेट्रोल और डीजल जो है वो क्या कर रहे होते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस एक्सट्रैक्शन की वजह से, इस प्रोसेस की वजह से आपके पास क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो रिलीज होती हैं। ठीक है, वो रिलीज होकर जो है वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं और जब वहां पे एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो फिर आपके पास ज्यादा हीट ट्रैप होती है और इसकी वजह से आपके पास ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, चौथा काज अगर आप देखेंगे तो आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी आर अ सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट है। वो सारी की सारी जो है आपके पास ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करती हैं, जिनमें जो है वो हार्मफुल केमिकल्स हैं, सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हैं। ठीक है,
तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये भी आपके पास एक किस्म की ग्रीन हाउस गैस है, और ये जब रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में जाती है तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या होती है, हीट ट्रैप होती है। ठीक है, ये हमने जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की क्या देख ली है, काजेज देख ली। अब हम जो है वो देखते हैं कि हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। सबसे पहली बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होता है कि हमारे पास ओशन की एसिडिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, ओशन हमारे पास जो है वो एज अ कार्बन सिंक के तौर पर काम करते हैं। हमारे पास ओशन जो है वो क्या करते हैं, कार्बन सिंक के तौर पर काम करते हैं, आपके एटमॉस्फेयर से CO2 को अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे कि आपके पास ओशन जो है वो कैसे कार्बन सिंक के तौर पर काम करते हैं, तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ओशंस के अंदर कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको आप फाइटो प्लैंक्टन कहते हैं। ठीक है, ये अब्सॉर्ब करते हैं CO2 को थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो इसको जो है वो अब्सॉर्ब करते हैं। और सेकंड नंबर पर जो है वो आपके पास जो डिजॉल्व CO2 इज ब्रॉट इनटू द डीप ओशन बाय ओशन सर्कुलेशन। ठीक है, ये जो यहाँ पर ओशन की सर्कुलेशन हो रही है, CO2 जब आपकी ओशन के साथ इन कॉन्टेक्ट करती है, वाटर के साथ जो है ये रिएक्ट करती है, तो CO2 जब डिजॉल्व हो जाती है तो वो ओशन करंट की वजह से वो नीचे चली जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो फ्रेश वाटर आपके पास क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है, और दोबारा जो है वो आपकी एटमॉस्फेरिक CO2 जो है वो वाटर की सरफेस के साथ इन कांटेक्ट करती है और रिएक्ट करती है, तो यूं एक जो है वो प्रोसेस चल पड़ता है। ठीक है, जब आपके पास एटमॉस्फेयर में CO2 की परसेंटेज बहुत ज्यादा राइज कर जाएगी, तो इससे क्या होगा, ज्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो ओशन CO2 को अब्सॉर्ब करेंगे, और जिसकी वजह से आपके पास ओशन की एसिडिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, ओशन की जो pH वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ओशन की pH वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ओशन एसिडिफाई हो जाएगा। उस एसिडिफिकेशन की वजह से आपके पास बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होगा और हैबिटेट लॉस भी होगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि वहां पर जो वैरायटी है फिशेस की, वो एनिमल्स की जो खास तौर पे उनको जो है फिशेस कहा जाता है, और प्लांट्स की जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, और दूसरे नंबर पर हैबिटेट की भी डिस्ट्रक्शन होगी, जहां पर पहले जो फिशेस नॉर्मल जो है वो ओशन के वाटर में सरवाइव करने के आदी थे, बाद में जो है वो क्या हो जाएंगे, सरवाइव नहीं कर सकेंगे, और उनकी जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। सेकंड नंबर पर जो है वो आपके पास क्या होगा कि फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर्स होंगे। ठीक है, आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा फ्लड्स आने शुरू हो जाएंगे, और साथ साथ में जो है वो ग्लेशियर रिट्रीट भी होगा। जाहिर बात है, जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, वो आइस है टोटल। जब आपके ग्लोब का टेम्परेचर राइज करेगा तो आपके ग्लेशियर्स क्या करना शुरू कर देंगे, रीट्रीट करना शुरू कर देंगे, ग्लेशियर जो है वो आपके पास मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया, और फ्लड्स कैसे आते हैं, मैंने जैसे जो है वो आपके साथ अभी मैं डिस्कस करता हूँ एक चीज जिसको आप जो है वो क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग अगर ये देखेंगे, क्लाउड बर्स्ट आपके पास जो है वो क्या होता है। ठीक है, आपके पास जो है वो क्लाउड बर्स्ट किस फिनोमिना को कहते हैं। ठीक है, आपके पास ये जो है वो क्या है, माउंटेन है। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट यूजुअली जो है वो कहाँ पर होता है, माउंटेन्स के अंदर होता है। ठीक है, आपके पास जब अर्थ का जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज कर जाता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है, ग्लोब का इंक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। इस टेम्परेचर की इंक्रीज करने की वजह से आपकी जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है, लिक्विड का वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होने का प्रोसेस जो है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। जब ज्यादा वेपर्स बनते हैं तो आपके पास, और अर्थ माउंटेन की इंक्लिनेशन की वजह से ये वेपर्स आपके पास जो है वो किसके अंदर चले जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, 60% ज्यादा जो है वो आपके पास एवेपोरेशन होती है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आपके पास 60% ज्यादा जो है वो वेपर्स की फॉर्मेशन हो रही है अर्थ के टेम्परेचर के राइज करने की वजह से। ज्यादा जो है वो फॉर्मेशन हो रही है किस वजह से, अर्थ का जो टेम्परेचर है उसके राइज करने की वजह से। अर्थ के टेम्परेचर के राइज करने की वजह से 60% जो है वो ज्यादा वेपोरेशन हो रही है।
ठीक है, जब आपके पास ये इवेपोरेशन होती है, जाकर ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं, तो ये हायर एलिवेशन के ऊपर आपके पास ऊंचाई के ऊपर ट्रोपोस्फियर में जो है वो आपके पास बहुत लार्ज साइज का जो है वो क्लाउड बनता है। ठीक है, लार्ज साइज का क्या बनता है? क्लाउड बनता है। और आपके पास जब यहाँ से आपके पास प्रेसिपिटेशन होती है या रेन होती है तो वो बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर होती है। ठीक है, और अगर लार्ज अमाउंट के अंदर किसी छोटे से इलाके के अंदर, छोटे से जो है वो एक एरिया के अंदर अगर 100 मिलीमीटर की रेन हो, ठीक है, और उसका जितना भी सीवरेज का सिस्टम है वो ओवरफ्लो कर जाए, तो इस प्रोसेस को जो है वो हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। अगर एक स्पेसिफिक छोटा सा एरिया है, उस छोटे से एरिया के अंदर आपके पास 100 मिलीमीटर जो है वो रेनफॉल हुई है, और आपका जितना भी सीवरेज का सिस्टम है, जो सैनिटरी का सिस्टम है, वो आपके पास ओवरफ्लो कर गया है, तो इस प्रोसेस को जो है वो आप क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। ठीक है, आपके पास जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अर्थ के टेम्परेचर के राइज करने की वजह से आपकी जो क्लाउड्स की फॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है? डिले हो जाती है, लेट होती है। मतलब आपके जो क्लाउड्स क्या होते हैं? लेट बनते हैं, लेकिन उनका साइज जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसकी वजह से जो आपकी रेन है, जो प्रेसिपिटेशन है, जो बारिश है, वो लेट होती है। जब प्रेसिपिटेशन आपके पास लेट होगी तो आपके क्रॉप्स जो है वो क्या होंगी? डिस्टर्ब होंगी। आपका एग्रीकल्चर जो है वो डिस्टर्ब होगा, और इस एग्रीकल्चर के डिस्टर्ब होने की वजह से आपके पास जो है वो ड्रॉट्स भी आएंगे। ड्रॉट्स का मतलब क्या है? कि खुश्क साली भी होगी, मतलब काफी अरसे तक जो है वो बारिश नहीं होगी, और साथ में फेमिन भी आएंगे। ठीक है, फेमिन का क्या मतलब है? कि फेमिन उस वक्त आएंगे कि जब आपके पास कहत आएगा। ठीक है, फेमिन कहत को कहते हैं। ठीक है, इससे आपकी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब बहुत अरसे तक आपके पास बारिश नहीं होगी तो साथ में क्या होगा? आपके एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं वो डिस्टर्ब होंगी। जब वो डिस्टर्ब होंगी तो आपका जो पूरे का पूरा जो फूड चेन है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये सारे के सारे जो है वो इफेक्ट्स किसके अंदर है? आपके ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स के अंदर आता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख लेंगे कि हमने जो एक इफेक्ट लिखा हुआ है, डिसरप्शन ऑफ फूड चेन होगी। इस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से आपकी जो है वो फूड चेन भी डिस्टर्ब होगी, जो आपके ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स के अंदर आता है। और एक और इफेक्ट लिखा हुआ है कि आपका जो सी लेवल है वो क्या कर जाएगा? राइज कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू नासा के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू नासा जो 1993 से लेकर 2024 तक तकरीबन जो है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर जो है वो क्या हुआ है? सी लेवल राइज कर गया। ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो इसके इफेक्ट्स हैं। इसमें आपके पास एक नेक्स्ट इफेक्ट अगर आप लोग देखेंगे तो वो आपके पास जो है वो ड्रॉट्स का है। ठीक है, ये आपके पास कौन सा फिनोमिना है? ड्रॉट्स है। ठीक है, ड्रॉट्स मैंने जैसे खुश्क साली और फेमिन का बता दिया, और इसमें जो मैंने एक एग्जांपल दी है वो यूएस हिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं कि डस्ट बोल जो 1930 में यूएस के अंदर आया था, वो जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि बहुत अरसे तक जो है वो वहां पर बारिश नहीं हुई थी, तो जिसकी वजह से वो सारा का सारा जो फर्टाइल लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो गया था? वो बैरन या इनफर्टाइल लैंड के अंदर, बैरन लैंड के अंदर जो है वो क्या हो गया था? कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, ये इसके हमारे पास जो है वो इफेक्ट्स हैं। अब हम इसकी अगर सॉल्यूशंस को देख लें तो हमारे पास, अगर डिफोरेस्टेशन जो है वो इसका काज के अंदर आता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा अगर फोरेस्टेशन करेंगे, जिसको आप एफोरेस्टेशन कहते हैं या रिफोरेस्टेशन कहते हैं, तो वो इसका क्या सॉल्यूशंस के अंदर जो है वो आएगा। ठीक है, इसमें जो पाकिस्तान के अंदर जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसको आप बिलियन ट्री सुनामी जो है, सॉरी बिलियन ट्री सोनामी जो प्रोजेक्ट है, ये इसकी जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। आप इसके फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो देख सकते हैं कि ये फोर्थ बिगेस्ट बिगेस्ट इनिशिएटिव था। फर्स्ट बिगेस्ट जो है वो क्या था? इन पाकिस्तान ने द फॉरेस्ट कवर ऑफ केपीके प्रोविंस इंक्रीज बाय 6 परसेंटेज पॉइंट्स फ्रॉम 20% टू 6%, 26%। ठीक है, और इसने जो है वो द फॉरेस्ट कवर ऑफ पाकिस्तान इंक्रीज, जो पूरे ओवरऑल जो पाकिस्तान का जो फॉरेस्ट कवर है वो 1% इंक्रीज की है। केपीके का जो है वो 6% इंक्रीज किया, पहले 20% था, अब जो है वो 26% हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो जो प्लांट्स लगाए गए हैं उनका 88% जो है वो आपके पास क्या है? सर्वाइवल रेट है। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड एट अ रिड्यूस कॉस्ट ऑफ 16.5 बिलियन। ठीक है, 16.5 बिलियन रुपीस के अंदर इसको जो है वो
कंप्लीट किया गया है और इसमें जो है वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट जो है वो उनको भी रिहेबिलिटेट किए, ठीक है। और वर्ल्ड जो आपके पास WWF जो है उसके रिपोर्ट के मुताबिक 22,412 सीडिंग्स पर एकड़ हैव बीन रीजनरेटेड इन दी डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट आपके पास जो है वो डिग्रेड हुए थे, ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे जो है वो आपके पास इसकी जो है वो एक फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आप अपने पेपर के अंदर जो है वो लिख सकते हैं एज अ केस स्टडी के तौर पर, ठीक है। टोटल जो है वो 1 बिलियन ट्रीज जो है वो लगाई गई है, 35,000 एकड़ ऑफ डिग्रेडेड लैंड को जो है वो यूज किया गया। सेकंड जो सोल्यूशन है इसके अंदर जो है वो आप क्या करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के कि फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स को यूज करेंगे, ठीक है। फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से आपके पास ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो क्या हो रही हैं, रिलीज हो रही हैं। जब ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रही हैं तो आप क्या करेंगे कि आप फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स को यूज करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस जो है वो कम रिलीज होगी, आपकी ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। थर्ड नंबर के ऊपर जो है वो अवॉइड बर्निंग फॉसिल फ्यूल, आप जो है वो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। जो आपकी कंट्री के अंदर जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स लगे हुए हैं आप उनको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। वो सारे के सारी चीजें जिनकी वजह से आपके पास ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो इमिट हो रही हैं फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से, आप उनको जो है वो क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। उसका प्रोसेस, उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह से आपके पास ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो है वो आप 3 R's जो है वो यूज करेंगे। 3 R का मतलब क्या है कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ठीक है। कि आप कम से कम जो है वो नई चीजों को जो है वो यूज करेंगे, बल्कि ऑलरेडी जो चीज यूज हो चुकी है उसको जो है वो आप क्या करेंगे, यूज हुई उनको रीयूज करेंगे और उन्हीं को जो है वो रिसाइकिल करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो चीजें डिस्कस की हैं वो ये है कि आपके पास हमने जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को देख लिया और हमने जो है वो यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखा है, ठीक है। उसका हमने कंसेप्ट जो है वो समझ लिया, साथ में हमने ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट जो है वो समझ लिया है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट हमने समझा है, साथ में ग्लोबल वार्मिंग के हमने काजेज भी देखे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज या इफेक्ट्स भी देखे हैं, ठीक है। और साथ में सॉल्यूशंस भी हमने जो है वो इसके देख लिए, ठीक है। अब हम अपने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल क्या चीज़ है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।